सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज आपको हम बताते हैं भाई, क्या बताने वाले हैं। क्वेश्चंस करने वाले हैं, बताने वाले नहीं हैं। क्वेश्चंस करना है आज। क्वेश्चंस क्यों करना है भाई? आपने ये सरफेस टेंशन ठीक है पढ़ा ये टॉपिक, तो इसको पढ़ने के बाद क्या सवाल होंगे आपसे? अगर सवाल होंगे तो आप सही डायरेक्शन में हैं। खुद से होना चाहिए। याद रखिएगा बच्चों, पहले इन सवालों को खुद से ट्राई कीजिए। ईमानदारी से ट्राई कीजिएगा तो आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा, है कि नहीं? खुद से ट्राई कीजिए, खुद से उसको कीजिए और आंसर मैच कीजिए। हो गया इसका मतलब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और फिर उसको रिवाइज ही करना होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। हो सकता है कोई सवाल ना हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट चीज़ों को सीखना है। हमेशा ज़िंदगी में सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे नहीं हुआ इसका मतलब ये सवाल कभी होगा ही नहीं, छोड़ो नहीं करेंगे क्योंकि हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा करिएगा अगर आप तो कैसे सीखिएगा बच्चों? और ऑब्वियसली एग्जाम में वही सवाल आता है जो आपसे नहीं होगा, यही होता है। तो वहाँ तो फिर एक भी नहीं होगा भाई। इसीलिए बच्चों अच्छे से खुद से दिल से सवाल करना है ना। खुद को धोखा मत दीजिए आप लोग, है कि नहीं? सवाल को कीजिए आप। ये 2005 का सवाल था। क्या बोला जाता है उसमें? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। इस डिप्ड इन अ वाटर, ठीक है, उसको वाटर में डिप्ट कर दिया है। ये कौआ द वाटर इज राइजेज अप टू 8 सेंटीमीटर। ओ, जिसमें हमने डिप किया है, देखिए मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप का है। बीकर में ही तो होगा बच्चों, कोई लिक्विड मान लेते हैं इस बीकर में इस टाइप का ऐसे करके रखा हुआ है भाई। अगर हम इसमें एक ट्यूब डालते हैं तो ये राइज करता है। एक सेकंड, ये ट्यूब टेढ़ा क्यों हो गया? तो इस ट्यूब में जो है ना वाटर, क्या जो भी रखा हुआ है लिक्विड, वो राइज करता है बच्चों, ठीक है। एच हाइट तक ये राइज करता है, ठीक है भाई। 8 सेंटीमीटर, एच का हाइट 8 सेंटीमीटर है। बोला जाता है इंटायर अरेंजमेंट, ये पूरा अरेंजमेंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको क्या किया जाता है? पुट इन फ्रीली इन फॉलिंग एलिवेटर। भाई इसको एलिवेटर में डाल दिया जाता है ना। वाटर कॉलम ऑफ द कैपिलरी ट्यूब विल बी, मतलब वाटर कॉलम कैपिलरी ट्यूब का क्या होगा, उसमें क्या इफेक्ट होगा? उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर रहेगी, क्या हो जाएगी? 4, 10, 20 क्या हो जाएगी ये बताना है। नॉर्मल अगर बीकर रखा हुआ है आपके टेबल पे, तो उस पे भाई तो आप भी बैठे हुए हैं, तो उन आप पे क्या जी नीचे लग रहा होगा? सिंपल सी बात है। नीचे की तरफ क्या लगता रहता है? जी लगता रहता है। जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं चल रहे हैं सब पे जी लग रहा है। अगर ये हाइट आपको दे रखा है बच्चों कि 8 सेंटीमीटर राइज हुआ है और ये टोटल 20 सेंटीमीटर हाइट दिया है, ये पूरा बीकर का हाइट, सॉरी ट्यूब का हाइट है ना बच्चों, समझिए। ये हाइट राइज बस 8 सेंटीमीटर हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको फ्रीली फॉल कराना है, मतलब छत पे जाइए और छत पे इस बीकर को ऐसे करके जो अरेंजमेंट है उसको ऐसे छोड़ दीजिए बच्चों। छत पे चढ़ के इस बीकर को ऐसे छोड़ दीजिए। क्या होगा? ये लिक्विड ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वहीं रहेगा या गिर जाएगा? है ना। देखिए होगा क्या। आपने कल बताया था मैंने आपको फॉर्मूला बच्चों, जो सरफेस टेंशन आया था, सॉरी जो हाइट राइज आया था कैपिलरी ट्यूब में, वो आया था 2T डिवाइडेड बाई आर रो जी। और ये आर होता था किसका बच्चों? रेडियस ऑफ मिनिस्कस। मिनिस्कस, ठीक है। और इसी को हम कभी कभी 2T कॉस थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल आर रो जी लिखते थे। स्मॉल आर रो जी। ये स्मॉल आर क्या है बच्चों? ये स्मॉल आर क्या है? ये रेडियस ऑफ ट्यूब। जैसा कि आप सवाल में देख सकते हैं, रेडियस ऑफ ट्यूब भी फिक्स है यहाँ पे, है ना। रेडियस ऑफ मिनिस्कस भी यहाँ पे फिक्स ही रहेगा, मान लेते हैं। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। कॉस थीटा तो ठीक है, थीटा यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा होगा। तो ये देखिए, ये जो हाइट है किसके प्रोपोर्शनल में आ रहा है बच्चों? जी, जी है ना, यहाँ पे जी ही चेंज हो रहा है। ओके, देखिए ये सब देखिए आपके सवाल के अकॉर्डिंग सोचना होगा बच्चों, क्योंकि ये फार्मूला है भाई। इसमें हो सकता है कभी ये सब कांस्टेंट हो जाए, ये कांस्टेंट, कभी ये वेरिएबल हो जाए, ये भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, जी में चेंज हो रहा है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि नॉर्मली ऐसे लगता है जी, लेकिन जब हम किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ देते हैं, फ्रीली फॉल करते हैं,
तो उसका वो जी से ही गिरता है, जिसे नहीं पता है आपको। इसको नीचे की तरफ छोड़ दिया तो नीचे की तरफ ये जी से ही गिर रहा है, और जी ऑलरेडी नीचे लग रहा है बच्चों। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में जाकर देखेंगे तो इसको ऊपर की तरफ, सॉरी, इसको ऊपर की तरफ लगाना होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जाकर देखें, मैंने आपको बताया है ये चीज़ें, पता नहीं आपको याद आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा देते हैं, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में आ गए। बोलेंगे कि भाई नीचे गिर रहा है तो ये जी और नीचे जी लगता ही रहता है पहले से, तो दोनों मिलकर क्या होना चाहिए, 2G हो जाना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बच्चों, मैंने बताया था यार, याद कीजिए। अगर आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए, देख रहे हैं इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो आपको क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें रुकी हुई है, भले ही नीचे गिर रही है, लेकिन आपको क्या दिखेगा, ये चीज़ें बाहर से क्या दिख रहा है कि नीचे गिर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे अगर आ गए तो आपको क्या दिखेगा कि सब चीज़ रुका हुआ है भाई, सब चीज़ तो रुका हुआ है, सब चीज़ तो रेस्ट पे ही है। मतलब कि नीचे जी लग रहा है तो एक ऊपर की तरफ जी लग रहा होगा, तभी तो ये सारा चीज़ें रेस्ट पे है बच्चों। आ रहा समझ में, आपको यही तो नज़र आ रहा होगा। तो इसी कारण ये ऊपर की तरफ लग जाता है, वो हमको 0 दिखता है, ये सब कुछ रुका हुआ दिखता है। आई थिंक क्लियर होगा यार। तो 0 हो गया लगभग। तो यहाँ पे एच का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 2T डिवाइडेड बाई आर रो, और जी का वैल्यू लगभग 0 हो गया यार। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये 0 तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, ये हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, मतलब यहाँ तक तो पहुँच ही गया होगा। हाइट जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो इसके ऊपर ये गिरता नहीं है बच्चों, यहाँ पे एक बड़ा सा मिनिस्कस बना लेता है, यहाँ पे एक बड़ा सा मिनिस्कस बना लेता है। तो इसका हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर तो पहुँच ही जाएगा, क्योंकि 20 इसका ही हाइट है, 20 इसका पूरा हाइट है, तो यहाँ 20 तक तो पहुँच ही जाएगा ना। अब बोलेंगे यहाँ से 20 तो नहीं होगा, ठीक है यहाँ से 20 नहीं होगा, उसके बारे में बोला भी नहीं है, लेकिन हाइट ऑफ द टिप तक तो पहुँच जाएगा। तो इसका आंसर हम लिखना चाहें तो 20 सेंटीमीटर बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं बच्चों, जितना हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब है वहाँ तक तो पहुँचेगा ही। ठीक है भाई, आई थिंक क्लियर है बच्चों, आई थिंक क्लियर है। समझिए, ये मैं बता चुका हूँ यार, इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ये रेस्ट में नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो बाहर से देख सकते हैं, बाहर से देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं, नीचे की तरफ जी से आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जी इफेक्टिव क्या होता है, जी इफेक्टिव क्या होता है, नीचे आते वक्त क्या होता है जी इफेक्टिव, जी माइनस ए होता है, और ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, फ्री फॉल में जी ही होता है, तो जी माइनस ए करेंगे 0 हो जाएगा। आप ही सोचिए ना, लिफ्ट में होते हैं तो लिफ्ट में नीचे आते हैं तो क्या आपको लगता है हल्का महसूस हो रहा है, और अगर ऊपर जाता है लिफ्ट तो हमको भारी महसूस होता है। तो ऊपर अगर डाउन में जी माइनस है और ऊपर जाते हैं तो जी प्लस तो हो जाता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए चलते हैं, इतना समझाने की जरूरत नहीं बच्चों, अगर आप पढ़े हो तो आपको याद होगा। ठीक है, बस समझा दिया ऐसे ही। 2 सो बबल ऑफ डिफरेंट रेडियाई कनेक्टेड बाय द ट्यूब। अरे यार ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया था। अगर 2 आपको दिया हुआ है बबल्स, एक छोटा सा है एक बड़ा सा है, तो दोनों को पाइप से जोड़ देंगे तो छोटा वाला बबल से एयर बड़ा वाला बबल में जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है छोटा वाला में, तो एयर बबल फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, बिल्कुल सही बात है, छोटा से बड़ा में जाएगा। फ्रॉम बिगर बबल टू स्मॉलर गलत बात, फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर गलत बात, देयर इज़ नो फ्लो, नहीं ये भी गलत बात। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन। ठीक है, एक बार कोन की तरह हम लोग ले लिए हैं, कोन का शेप का एक कैपिलरी ट्यूब ले लिए हैं। एपेक्स एंगल अल्फा, एपेक्स एंगल मतलब नहीं समझ रहे हैं, अरे यार कोन जो होता है इस टाइप का, इसका यही तो एपेक्स एंगल होता है अल्फा। ठीक है, सो डेट 2 इंड्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल ऑफ डिफरेंट रेडियाई। अच्छा, नीचे से भी थोड़ा सा खुला हुआ है तभी तो ट्यूब की तरह काम करेगा, ऊपर खुला हुआ है नीचे भी थोड़ा सा खुला हुआ है। ठीक है, when dipped in water, water rises vertically at height h, बिल्कुल सही बात है, हाइट h तक राइज करेगा। द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन b है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन b है, सरफेस टेंशन s है, और डेंसिटी रो है, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, हाइट h बताना है। ओके, सिंपल सी तो बात हो गया बच्चों। हो क्या गया, यहाँ पे इस टाइप का पानी है, ठीक है, ट्रंकेटेड कोन रख दिया। ट्रंकेटेड कोन मतलब कि इस टाइप का है, देख सकते हैं नीचे से थोड़ा सा बस छेद रहेगा, बाकी ऊपर बड़ा सा छेद रहेगा।
इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पर रेडियस बी है, इसको बी बोल दिया है। आपको इसने ये वाला एंगल अल्फ़ा दे दिया है पूरा। बोल रहा है कि आपको एंगल थीटा निकालना है। एंगल थीटा का मतलब क्या हो गया बच्चों? एंगल, अच्छा एंगल थीटा तो ये क्या है? कॉन्टेक्ट एंगल है। कॉन्टेक्ट एंगल कैसे बनाते थे? इसमें बच्चों वाटर धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज करेगा भाई, करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। मान लेते यहाँ तक राइज किया और ये ऐसे बना लिया, ऐसे ही तो बनाएगा यार, ठीक है। इस टाइप का ऐसे करके बना लेगा ऊपर की तरफ। वाटर ऊपर की तरफ राइज करता है बच्चों हाइट एज तक, तो ऐसा ही तो बना लेता है यार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब बताना है आपको क्रॉस सेक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सरफेस टेंशन दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, एंगल थीटा दे रखा है। एंगल थीटा कौन है? कॉन्टेक्ट एंगल। कॉन्टेक्ट एंगल कैसे बनाते हैं? ये यहाँ पे बना होगा, तो ये जो लिक्विड होता है इससे कॉन्टेक्ट जो होता है उसका एक इस टाइप से बना लेते हैं और एक इससे बना लेते हैं, तो ये होता है कॉन्टेक्ट एंगल थीटा, ठीक है। और अगर हम बताना चाहें आपको तो ये पूरा अल्फ़ा है और इसका ये आधा वाला क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बाई 2। देखिए ऐसे करना है बच्चों, ये ऐसे करेंगे सवाल हो जाएगा। देखिए मैं पूरा बड़े करके बताता हूँ आपको। बड़ा करके बता देता हूँ, है ना। पूरा मैंने उसको जूम कर दिया बच्चों, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वाटर राइज किया है यहाँ तक, ठीक है। इधर थोड़ी इधर राइज किया है ठीक है बच्चों, यहाँ तक राइज किया है हमने, दिखा दिया आपको, ओके। बोला जाता है कांटेक्ट एंगल मतलब कि कौन सा एंगल बच्चों? कांटेक्ट में जो एंगल होता है, कांटेक्ट एंगल मतलब यही तो है, हमने यही तो पढ़ा है बच्चों। अरे यार पढ़ा यही है, बना छोड़ दिया, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है बच्चों? इससे भी एक लाइन जाता है इस टाइप का, बीकर से होते हुए, तो इसका जो कांटेक्ट एंगल ये होता है थीटा। और जो हमने अल्फ़ा अभी देखा बच्चों, क्योंकि ये हमने मान लिया है कि जस्ट यहाँ पे जाके ऐसे करके मिल रहा होगा, ठीक है। तो हमने जो मान रखा है वो अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा पूरा एंगल रहता है ना, एपेक्स एंगल, लेकिन हमने आधा कर दिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, पूरा अल्फ़ा है, बीच से काट दिया तो अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा बच्चों, ये हाइट एज तक राइज किया है यार। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे ना, ये पूरा गोला ऐसा बनता है, ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ऐसा बड़ा सा गोला बनता है बच्चों, ये बड़ा सा गोला का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हैं सरफेस, ये पूरा ऐसा गोला का बड़ा सा पार्ट होता है। इसका रेडियस छोटा सा आप स्मॉल भी आपको दे रखा है, ये आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें हाइट एच निकालना है, ठीक है भाई, हाइट एच निकालना है। आपको पता होगा बच्चों, हाइट एच का फार्मूला पीछे ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हाइट एच वैसा ही आएगा। क्यों आएगा? अरे यार यहाँ पे प्रेशर पी नोट, यहाँ पे प्रेशर पी नोट, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? पी नोट ही होगा। अगर ये ऐसा मिनिस्कस बनाता है तो यहाँ पे भी प्रेशर पी नोट होगा, क्योंकि बाहर तो एयर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? जस्ट इसके नीचे, देखिए यहाँ पे जस्ट इसके नीचे पी नोट माइनस 2T/R, और इसको एच हाइट नीचे लाना है तो पी नोट माइनस 2T/R प्लस एच रो जी बराबर, यहाँ पे क्या प्रेशर है? पी नोट। पी नोट कट जाता है, यहाँ से हाइट एच का फॉर्मूला क्या आ जाता है? 2T इंटू आर डिवाइडेड, सॉरी 2T डिवाइडेड बाई आर रो जी हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही आएगा, अभी भी देखा मैंने करके दिखा दी ना बच्चों, तो हाइट एच इतना ही आएगा, 2T डिवाइडेड बाई आर रो जी। समझिएगा बच्चों, आर जो हमने लिया है ना, इस मिनिस्कस का रेडियस लिया है, इसको बी के फॉर्म में लाना है तो कुछ कुछ करना होगा यहाँ पे। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ नहीं रख देंगे, जो पीछे पढ़े थे हम लोग क्या पढ़े थे?
स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कॉस ऑफ थीटा। ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे बच्चों, क्योंकि इस शेप में है ना, वो ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में ये आता था। करना क्या होगा हमें, समझिएगा, ये इस पे टेंजेंट है, ये जो है ये वाला, ये टेंजेंट ही तो होता है, टेंजेंट है, और ये पूरा बड़ा सा स्फेयर है। तो इससे ये मान लेते हैं इसका यहाँ पे क्या है, ये इसका सेंटर है, ये इसका कैपिटल आर रेडियस है, और यहाँ से ये एंगल कितना होता है, 90 होता है बच्चों। क्योंकि ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, तो इस पे एंगल ये 90 होता है। ठीक है भाई, साफ साफ नज़र आपको आ रहा होगा बच्चों। इस टाइप का है भाई, साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि ये वाला लाइन ऐसे आया है, ये लाइन ऐसे गया है, ठीक है, ये लाइन, सॉरी, ये लाइन यहाँ पे ऐसे है, और एक यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल तो ये होगा, हाँ वही एंगल ये होगा, या फिर वही एंगल ये होगा। अगर ये दोनों का ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा। ओके, हाँ हाँ ठीक है बच्चों, समझ गया समझ गया। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, सवाल ऐसा ही आ रखा है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन हो गया, ये और ये पैरेलल लाइन हो गया, पैरेलल लाइन में ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही होता है कि नहीं। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया ये पैरेलल लाइन है, और ये लाइन देखिए, ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है, और ये पैरेलल है बच्चों। तो ये पूरा एंगल जो होगा वही पूरा एंगल ये होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये पूरा एंगल हमने निकाल लिया, ये पूरा एंगल निकाल लिया, थीटा प्लस अल्फा बाई 2। चलिए भाई, ये पूरा निकल गया यार। अब देखिए ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल पता है, तो ये 90 माइनस समथिंग हो जाएगा। लेकिन ये भी तो 90 है, तो ये 90 माइनस समथिंग, और ये 90, ये पूरा 90 है। अरे समझ में, देखिए ये एंगल आपने निकाल लिया है, ये वाला एंगल ऐसे करके आपने निकाल लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एंगल ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस टेंजेंट जो है, इस टाइप का ये टेंजेंट है, और ये रेडियस है, तो ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो एंगल होगा ये उसका 90 माइनस होगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया ये एंगल 90 माइनस समथिंग है, और ये पूरा एंगल 90 होता है। तो 90 माइनस समथिंग, 90 माइनस समथिंग है, तो इसको समथिंग होना पड़ेगा ना, तभी तो समथिंग और माइनस समथिंग कट जाएगा तो 90 बचेगा। समझ में आना चाहिए यार। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, समझिएगा, इस टाइप का बन गया। ये एंगल मैं बोल रहा था कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ये भी हो जाएगा बच्चों। ये बी था, ये आर था, तो कॉस ऑफ क्या, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, बी अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं इसको और अच्छे से, 2t डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का वैल्यू क्या है, बी रो जी इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, आंसर ये आ गया ना भाई, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है ठीक है, डी आंसर आ गया बच्चों। आसान है यार, बस मैंने बताने में टाइम लगा दिया। अगर आप करे होंगे खुद से तो आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट इस कन्फ्यूजन को दूर किया जा सकता है। ये पूरा एंगल जो होगा वही ये पूरा एंगल होगा, जिस तरीके से वहाँ कर देते फिर ये एंगल पूरा है, और ये एंगल क्या है, 90, ये एंगल 90 है। ये बच्चों ये टेंजेंट ही तो है, ये वाला टेंजेंट है, और ये परपेंडिकुलर है। ये कुछ एंगल थीटा है, मान लेते कुछ भी एंगल है, अल्फा मान लेते हैं, या फिर कुछ भी जेड एंगल मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस जेड, ठीक है। अब देखिए ये वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 माइनस जेड है, तो इसको जेड होना पड़ेगा ना, तभी तो जोड़ेंगे दोनों को तो जेड जेड कर जाएगा, तभी तो ये 90 आएगा ऐसे। अरे समझ में क्लियर होना चाहिए। सवाल बहुत आसान सा, एक 2008 का बहुत ईजी सा सवाल बच्चों। ट्यूब डेप्थ क्या बोल रहा है, ट्यूब डेप्थ इन वाटर, ठीक है। आइडेंटिकल ट्यूब बी डेप्थ इन अ सोप बबल, ठीक है, सोप सॉल्यूशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ ट्यूब, ठीक है। तो बोला जा रहा है बच्चों, दो ट्यूब को हमने दो अलग अलग सॉल्यूशन में डाला, एक वाटर में एक सोप में, सोप बबल में, सोप वाटर में। सोप वाटर का सरफेस टेंशन कम होता है हमको पता है,
सोप वाटर का सरफेस टेंशन का वैल्यू अगर हम देखें तो इसका कम होता है वाटर से, नॉर्मल वाटर से। तो एच हाइट कितना राइज करता है, 2t डिवाइडेड बाई कैपिटल आर रो जी। यहाँ पे किस चीज़ में वेरिएशन हो रहा है, यहाँ सरफेस टेंशन का वेरिएशन है, क्योंकि सरफेस टेंशन इसका ज़्यादा है इसका कम है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसका ज़्यादा है तो हाइट राइज करेगा वाटर में ज़्यादा, और हाइट राइज करेगा सोप वाटर में कम, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा यार, है ना। वाटर में हाइट राइज ज़्यादा करेगा, ये वाटर ये वाला था, इसमें ज़्यादा इसमें कम। लेकिन शेप भी देखना है भाई, शेप ऊपर उठता है तो ये कॉनकेव बनता है, कॉनकेव बनता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये तो सेम नहीं है, ये सही है ना। इसमें बच्चों सरफेस टेंशन क्या होता है, ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ऊपर तक उठेगा, यहाँ कम होता है तो कम ऊपर तक उठेगा, और ये यहाँ कॉनकेव बनाता है, बता रखा है कल, ठीक है भाई। देखिए एक सवाल आसान सा, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लैंक्स कांस्टेंट, याद है ये सब क्या होता है। सरफेस टेंशन एस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट, सरफेस टेंशन 4 पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ml/t-2 डिवाइडेड बाई l। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² पढ़ा है कि नहीं बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा तो होगा यार। अरे यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया भूल मत जाइए बच्चों, पीछे बताया था, ठीक है ना। मोमेंट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये सब जो होता है ना, वहाँ पे इनर्शिया हम लोग mr² पढ़ते थे कि नहीं, याद है याद ही नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, MOI ऑफ रिंग पढ़ते थे, याद आया, वही तो है ये। तो ml2 हो जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट h होता है जो कि एनर्जी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी होता है। तो एनर्जी क्या होता है, ml/2t-2 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी होता है टाइम का -1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट अभी नहीं पढ़ाए हैं, वो बताएंगे हम लोग। ये कांस्टेंट होता है एक टाइप का, है ना, एक टाइप का कांस्टेंट होता है, एनर्जी पर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ml/2t-1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा m/t-2। तो इन सब के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, इन सब के टर्म्स में लिखना है भाई। यहाँ पे किस तरीके से होगा, देखिए हमको पता है कि लीनियर मोमेंटम जो हमको लाना है, लीनियर मोमेंटम इसका क्या होता है, लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। इसका क्या होगा, क्या बोलते हैं, ml/t-1 होगा, ठीक है, ml/t-1 होता है। तो m लाना है हमको शुरुआत में, यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ भी m। अगर s के पावर में 3/2 करा, इसका पावर 3/2 हो जाएगा। i के पावर में करेंगे तो i के पावर में हो जाएगा हाफ, 3/2 और हाफ होता है तो ये इसका 2 आ जाएगा, और ये 0। तो m के पावर में 2 आ रहा है, लेकिन हमको m के पावर में 1 लाना है, तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं होगा। बी में देखते हैं, s के पावर हाफ, i के पावर हाफ, मतलब इसके पावर में हाफ, इसके पावर में हाफ, और इसका 0। तो ठीक है, हाफ ऑफ m मिला के पावर में 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर से हाफ किया गया था तो t के पावर में -1 आ जाएगा, क्योंकि हाफ करेंगे तो 2 है ना, तो -1 आ जाएगा। ये -1 यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 0 कर दिया ओवरऑल, तो -1 होगा, -1 है। अच्छा t में -1 होना चाहिए, हाँ है, चलो भाई। अब h में 0 कर रहे हैं, h में 0 कर रहे हैं ये तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, ये इसका m और t का हो गया L2, मतलब कि हाफ करेंगे तो, हाँ ठीक है, आंसर यही होगा, यही होगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं बच्चों, ये और ये आंसर नहीं होगा, लेकिन आंसर हमारा ये आ चुका है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा यार, तो आंसर वही होगा। कैसे आया हमने बता दिया आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। और देख लेते हैं सवाल। कैपिलरी टिप दिया हुआ है, इनर रेडियस आर है, डिप वर्टिकली इन बिकर फील्ड एंड हाइट राइडेज एच है, ठीक है। हाइट राइज कितना हो रहा है एच का, उसका इनर रेडियस आर है। कैपिलरी टिप ऑफ वाटर में बिकर, ठीक है। सरफेस टेंशन सिग्मा दे रखा है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा, मास ऑफ वाटर ऑन द मेनिस्कस इग्नोर करना है, नहीं लेना है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई, कौन सा स्टेटमेंट बच्चों इनमें से सही है, ये चारों में से। ये तो पूरा हमको डेफिनेशन ही बता दिया यार, इसमें तो और आसान हो गया। ये हाइट राइज का फॉर्मूला ही बता दिया,
2t डिवाइडेड बाई आर रो जी, या फिर हाइट का फॉर्मूला हो गया 2t डिवाइडेड बाई स्मॉल आर रो सी कॉस ऑफ थीटा होता है। ठीक है, सब दिख रहा है हमें यहाँ पे। क्या दिख रहा है भाई? फॉर अ गिवन मटेरियल कैपिलरी ट्यूब जो है उसमें हाइट एच डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रेडियस। हाँ, ये रेडियस बढ़ाएंगे तो हाइट एच घटेगा, बिल्कुल सही बात बोला है इसमें भाई। फॉर अ गिवन मटेरियल कैपिलरी ट्यूब ऑफ हाइट एच इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस टेंशन। डिपेंडेंट पर इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहा है भाई? थोड़ा सठिया गया क्या? इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन अ लिफ्ट गोइंग अप, देखिए लिफ्ट गोइंग अप है, जब लिफ्ट गोइंग अप है भाई, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट गोइंग अप है मतलब कुछ एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव का वैल्यू जो हो जाता है वो जी प्लस ए हो जाता है बच्चों, मैंने बता रखा है। ठीक है, जी इफेक्टिव का वैल्यू जी प्लस ए हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जी जो रखते हैं ना, ये जी इफेक्टिव है, तो जी प्लस ए मतलब इसका वैल्यू आपने बढ़ा दिया है तो एच का वैल्यू कम हो जाएगा। गोइंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हाइट एच डिक्रीज है, आपने इसका वैल्यू बढ़ा दिया तो इसका वैल्यू तो घट ही जाएगा ना, तो ठीक है, डिक्रीज तो हो ही रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो गया भाई। हाइट एच इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टेक्ट एंगल, बोलेंगे हाँ है, तो कॉन्टेक्ट एंगल का प्रोपोर्शनल तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। नहीं यार, ये कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा के नहीं है। कॉस थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अलग है, क्योंकि थीटा अलग होता है, कॉस थीटा अलग होता है, इसीलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे भाई। ठीक है, तो ए सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दे दिया है, ईटा पॉइस, ईटा का वैल्यू दे दिया है आपको बच्चों 1 पॉइस। बोलेंगे ये सब तो फ्लूइड का सवाल आ गया, फ्लूइड का सवाल क्यों करूं बच्चों? करना होगा, क्योंकि एग्जाम में करेंगे तो वहाँ थोड़ी आपको एक ही चैप्टर का सवाल आएगा, है ना। चेक कीजिए, आपने अभी पढ़ा था पीछे, तो याद है कि नहीं। पाइप का रेडियस हमको स्मॉलर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे दिया है। सच दैट द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, तो डी ऑफ वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम आपको दे दिया है 1000 लीटर पर मिनट। रोनाल्ड्स नंबर क्या होता है? आर एन का वैल्यू। रोनाल्ड्स नंबर मैंने बताया था बच्चों, क्या होता है? भी रो आर डिवाइडेड बाई ईटा होता है, यही तो होता है। वेलोसिटी होता है, वी क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये वेलोसिटी है, तो वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ मान लेते हैं एक्स है, तो डी करना है तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये दे रखा है। पता है आपको 1000 लीटर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी लाना है ना, तो इसको नहीं पता है आपको। 1000 लीटर है तो 1 लीटर में 10 के पावर -3 मीटर क्यूब होता है, तो 1 मीटर क्यूब आ जाएगा भाई इसको आंसर। ठीक है, ओके, और सेकंड में लाना है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/60 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, इतना ही तो आएगा यार, कितना आएगा? इतना ही तो आएगा। हाँ, डेंसिटी कितना लेना है बच्चों? वाटर है तो वाटर का डेंसिटी, वाटर लिखा नहीं हुआ है लेकिन वाटर ही मानेंगे हम लोग। रेडियस ऊपर लिख देंगे, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 60 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ईटा का वैल्यू 1 पॉइस है, एक आर से एक आर उड़ जाएगा। क्या लगता है बच्चों कितना आ जाएगा? तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं यार इतना तो कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, है ना बच्चों, इतना कर लीजिएगा। रेडियस भी दे रखा है ना 3 सेंटीमीटर, तो आप उसको बदल दीजिएगा मीटर में, तो आंसर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है 35-36। ठीक है, यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि किस टाइप का फ्लो है ना, स्ट्रीम लाइन, लैमिनर या टर्बुलेंट है, तो आपको बताया था 3000 से ज़्यादा हो जाता तो टर्बुलेंट हो जाता है, तो ये टर्बुलेंट है। तो इस टाइप से सवाल आ सकता है यार, छोटी छोटी सवाल, बस एक फार्मूला याद है तो हो जाएगा। तो सवाल ऐसा आता है तो कर लेना चाहिए, है ना। देखिए सवाल एक काफ़ी आसान सा आपको बोला जा रहा है, जो जेईई मेन 2020 में आ रखा है बच्चों, जेईई मेन 2020 का सवाल है। ठीक है, इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो सर? ठीक है, बता देते हैं कि जेईई मेन में इस टाइप का सवाल आता है। ठीक है, बोला जाता है कि कैपिलरी ट्यूब है, रेडियस उसका दे रखा है बच्चों आपको, रेडियस है इतना mm का,
वर्टिकली डिप्ड इन, ठीक है, एक सॉल्यूशन है मिथाइल आयोडाइड का। चलो भाई, उसमें उसका सरफेस टेंशन, उसका डेंसिटी हमको दे दिया है, सरफेस टेंशन और डेंसिटी, ठीक है। हाइट एच राइज होता है ट्यूब में। ऑब्जर्व किया जाता है कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एंड ऑब्जर्व टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द लिक्विड ग्लास इंटरफेस, ठीक है भाई। बोला जाता है फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ कैपिलरी, ओके, एंगल 60 डिग्री बनाता है। याद रखिएगा ये कॉन्टैक्ट एंगल नहीं दिया है, कहीं पे नहीं बोला है। इट इज ऑब्जर्व दैट द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एंड ऑब्जर्व दैट द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ये 2 बार रिपीट करने की क्या जरूरत थी भाई। फ्रॉम लिक्विड ग्लास इंटरफेस से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एंगल 60 डिग्री बनाता है वन अनदर, एक दूसरे के साथ। हाइट एच बताना है, ये इस टाइप का सवाल है भाई। किस टाइप का सवाल है? इस टाइप का सवाल है। एक बड़ा सा हम लोग बना देते हैं बीकर। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों आपको कि इस टाइप का यहाँ पे है, ठीक है। हम बड़ा सा ट्यूब बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिक्विड राइज करेगा, यहाँ तक ऐसा कुछ बनाएगा, मिनिस्कस ऊपर जा रहा है तो ऐसा ही बनाएगा भाई। बोला जाता है लिक्विड और ट्यूब के इंटरफेस से अगर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया है, मतलब इस टाइप का टेंजेंट तो ऐसे ही बनाता है ना बच्चों, याद तो होगा ही। तो ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बनाता है यार। ओके ओके ओके, कॉन्टैक्ट एंगल नहीं है ये, याद रखिएगा। यहाँ से आपको पता चलेगा ये कुछ इस टाइप का बनाता है। हाइट एच राइज किया होगा। क्या बोला जा रहा है आपको? हाइट एच ही तो निकालना है। चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं। इसका रेडियस आपको स्मॉल आर दे रखा है। आपको ये कॉन्टैक्ट एंगल नहीं पता चल जाएगा यार, ये ऐसा, ये परपेंडिकुलर है। अरे यार ये इस टाइप का है ना, इस टाइप का ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर इसका पूरा एंगल 60 है अगर हम इसको वर्टिकली काटते हैं इसे, तो इधर 30 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा, ऐसा। ये एंगल 30 नहीं बन जाएगा। हम लोग 60 को बिल्कुल बीच से काटे हैं तो ये 30 हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यार ये यूनिफॉर्म रहता है ना, ये कहीं से कम ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए हमने ऐसे किया। और अगर ये एंगल अगर हमको पता चल जाए, ये क्या होता है, यही तो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ना बच्चों। क्यों हम लोग निकाल रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट? क्योंकि हाइट का फॉर्मूला में 2t cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल आर रो जी आता है। तो cos थीटा का वैल्यू कैसे पता करें? थीटा होता है कांटेक्ट एंगल इसके बीच का। अगर ये ऐसा बन गया है और ये ऐसा है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल 30 हो गया, तो ये भी एंगल 30 हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे हमको थीटा का वैल्यू मिल गया कॉन्टैक्ट एंगल, और 30 डिग्री है। अब सॉल्व कर दो भाई। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था ऐसे करके कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 हो जाएगा, तो ये एंगल 30 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ से डायरेक्टली बता दिया, ठीक है। 2t का वैल्यू कितना है बच्चों? 0.05 कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 30 मतलब कि √3/2 आर रो जी, रेडियस 0.15 mm है तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। अच्छा mm है तो 10⁻⁻3 हो जाएगा। डेंसिटी आपको दे रखा है 667 इंटू 10 कर देते हैं जी का वैल्यू। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब बोलेंगे इतना हार्ड कैलकुलेशन हो गया, हार्ड वर्ड नहीं है यार, करिएगा तभी तो होगा। ये और इसका एक पॉइंट तो कट जाएगा, चलिए ठीक है। तो ये ऊपर 10 बन जाएगा, 2 नीचे से ये भी कट रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 15 गुने 667 इंटू ऊपर आ जाएगा 100। अब तो आसान कैलकुलेशन हो गया। √3 का वैल्यू रखिए, इसका गुना कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने से लगभग मेरे को आंसर याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? लगभग ये आंसर आता है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कर लिए ना, इसको सब कर लीजिए, है ना। इससे कोई आसान सवाल जेईई मेंस में आ जाता है यार। चलिए आगे करते हैं। बताने में टाइम लग रहा है लेकिन आपको करने में टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों, बिल्कुल नहीं। प्रेशर इनसाइड अ सॉफ्ट बबल इतना है, ठीक है। 2 सॉफ्ट बबल, ये तो पहले ही सवाल कर चुके हैं यार, याद है, मैंने किया था, मेरे को याद है। अंदर का प्रेशर है 1.01, यहाँ का प्रेशर है 1.02, बाहर का प्रेशर 1 atm होता है भाई। एयर का प्रेशर 1 atm ही तो लेते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा पी क्या हो जाएगा? चेंज इन प्रेशर
चेंज इन प्रेशर ही तो लेते हैं। तो अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हम इस टाइप से लिखेंगे, किस टाइप से लिखेंगे, हमको रेशियो ऑफ वॉल्यूम बताना है, ठीक है भाई। अंदर का प्रेशर P माइनस पी नोट बाहर का प्रेशर इक्वल टू 4T/R लिख सकते हैं R1। यहाँ पे वही P, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 माइनस पी नोट इक्वल टू 4T/R2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। ये पता है 1.01 माइनस 1, ये हो जाएगा 0.01, ये कितना हो जाएगा 1.02 माइनस 1 इक्वल टू 0.02। तब इनको रेशियो ले लेंगे तो आपको आ जाएगा, इसको ले लेंगे ऊपर वाला तो ये आ जाएगा R2/R1 का वैल्यू आपके पास 2/1 आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो सॉरी ये है ना V2/V1, सॉरी V1/V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेडियस का क्यूब हो जाता है, तो 2/1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा यार। तो 8 रेशियो बना गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ऐसे कर सकते हैं। अब बोलेंगे इतना जल्दी जल्दी कैसे कर दिए मास्टर, अरे यार ये इतना आ गया, इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, ठीक है। दोनों का रेशियो ले लो, R1/R2 आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R3, तो 4/3 पाई कट जाएगा, R3 आ जाएगा, क्यूब कर देंगे, सिंपल सी बात है। फिर से हाईलाइट करूंगा मैं, क्योंकि जेईई में 2020 का सवाल देखिए आसान से ही आता है भाई। फ्लूइड इज फ्लोइंग, ठीक है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है थ्रू द हॉरिजॉन्टल पाइप वेयरिंग द क्रॉस सेक्शनल V मीटर पर सेकेंड। अरे ठीक है, बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन छोटा सा, मान लेते इधर जाके इसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बढ़ गया, और बोला जाता है कि ये सेम हाइट पे है ना बच्चों, ये सेम हाइट पे है बच्चों, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, ठीक है यार। V मीटर पर सेकेंड वेयर द प्रेशर इज P पास्कल, जहाँ पे V है वहाँ पे P है। क्या लगता है कहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ V मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है P पास्कल है। अनदर पॉइंट वेयर P/2 एंड इट्स वेलोसिटी इज V। अच्छा ये छोटा वाला भी है, ये छोटा वाला भी है, एक बड़ा वाला भी है, और यहाँ पे प्रेशर P/2 हो जाता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो लेना है, ठीक है, एंड फ्लो ऑफ अ स्ट्रीम लाइन, ठीक है। वेलोसिटी बताना है, कैपिटल V का वैल्यू पता है आपको बच्चों, P प्लस H रो G प्लस हाफ रो V स्क्वायर, बर्नौलीज प्रिंसिपल से आपको ये कांस्टेंट मिलता है, ठीक है भाई। यहाँ पे हाइट सेम दे दिया है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम हाइट पे है। इसका सम को इक्वेट कर दीजिए। अरे यार इतना आसान सा सवाल, प्रेशर प्लस हाफ रो छोटा वाला V स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर P/2 प्लस हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर। ये दिख रहा है P/2 आ जाएगा, अगर इधर ला देंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो हाफ रो कॉमन आ जाएगा, कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल V स्क्वायर, तो ये हाफ हाफ कटिए जाएगा, तो P/रो आ जाएगा प्लस का V स्क्वायर, P/रो इंटू प्लस का V स्क्वायर, यही तो है, यही तो है, यही हो जाएगा आंसर। सिंपल सी बात है यार। चलिए आगे चलते हैं, आसानी है बच्चों। जेईई 2009 का सवाल ये भी काफ़ी इजी सा है ना। जेईई 2009 का सवाल बच्चों, 2 बबल दे दिया है आपको A एंड B, ठीक है। केप्ट इन क्लोज चेम्बर, एयर इज मेंटेन इन द प्रेशर। देखिए एयर का प्रेशर मेंशन कर दिया गया है चेम्बर में, रेडियस दिया हुआ है बबल का 1, 2 और 4। सरफेस टेंशन सोप बबल का बनाया हुआ बबल है, उसका सरफेस टेंशन इतना दे दिया है, ठीक है, ठीक है। रेशियो पूछ रहा है भाई इसका, नंबर ऑफ मोल्स है, N1 N2 क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, अरे यार याद होगा ना आपको बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, केमिस्ट्री में ही तो पढ़ा होगा आपने, गिवन मास बाय मोलर मास, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, इस टाइप का होता है ना, ठीक है। कर क्या रहे हैं, एक चेम्बर ले लिए हैं भाई, चेम्बर ले लिए हैं, चेम्बर में 2 बबल है, एक ऐसा है, अंदर का प्रेशर मेंशन कर दिया गया है कि वो प्रेशर कितना है बच्चों, 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं, छोटा वाला है तो छोटा वाला का 2 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला का है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। चलो ठीक है बच्चों, अगर हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ मोल्स,
तो आपको पता होगा पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। ये नहीं पता होगा कोई बात नहीं बच्चों, हम आगे बता देने वाले हैं। ये समझिएगा गैस इक्वेशन में आ जाता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन में, तो बताएंगे आगे। लेकिन इतना बच्चों आपको पता है तो हो जाएगा सवाल। यही एक बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। तो यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी होता है। आपको पता है यहाँ पे कि अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। आर और टी का वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम कांस्टेंट पे ले रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, इसका। और प्रेशर हम लोग कांस्टेंट लिए हैं, कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे है, लेकिन हमको अगर इसके अंदर का प्रेशर चाहिए ना तो वो हमें निकालना पड़ेगा। चलिए बताते हैं आपको, बताते हैं। सिंपल सी बात देखिए, N1 क्या हो जाएगा बच्चों, N1 क्या हो जाएगा, प्रेशर पहले निकालना है तो P1 निकालना होगा। ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, तो P1 का वैल्यू क्या होगा, अंदर प्रेशर इसका P1 होता है, इसका अंदर का प्रेशर P2 मान लेते हैं। अरे यार ये अंदर का ही प्रेशर है ये जो हम लेंगे ना इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स में, तो उनके अंदर का लेना पड़ेगा प्रेशर, है ना। तो P1 का वैल्यू हमको पता करना है। तो आपको पता है अंदर प्रेशर जो होता है P1 माइनस बाहर का प्रेशर 8 बराबर 4T/R1 होता है, ठीक है। उसी तरीक़े से P2 कर देंगे माइनस का 8 इक्वल टू 4T/R2 कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो P1 P2 यहाँ से पता चल गया, बिल्कुल चल तो गया ही। तो यहाँ से हो जाएगा P1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, V1 डिवाइडेड बाई आर टी तो कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट ही लेंगे तभी सोल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं P1, व्हाट इज़ P1, 8 + 4T डिवाइडेड बाई R1 इंटू वॉल्यूम कितना हुआ 4/3 पाई इंटू स्मॉल r1 का क्यूब डिवाइड बाई आर टी। उसी तरीके से यहाँ पे N2 का वैल्यू निकाल सकते हैं P2 V2 अपॉन आर टी। तो यहाँ पे P2 कितना हो जाएगा बच्चों, P2 8 + 4T/R1, सॉरी R2 है ना भाई, इंटू यहाँ पे वही 4/3 पाई R2 का क्यूब डिवाइडेड बाई आर टी। समझिएगा बच्चों, हमको N1/N2 चाहिए, सॉरी N2/N1 चाहिए ना, NB/NA मतलब N2/N1 हमने 2 मान लिया है। रेशियो लेंगे, ये कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 8 + 4T। इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, नहीं तो बार बार लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए 8 + 4T/R1 है, T कितना है बच्चों, सरफेस टेंशन 8 है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 + 4 × 8 डिवाइडेड बाई R1 कितना है भाई 0.02 सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में बदलेंगे तो 0.02 आ जाएगा। इसको काट दीजिए। यार कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं बच्चों गलत तो नहीं हो रहा है यार, 8 ही तो दिया हुआ है। चलिए ठीक है जैसा भी है, 0.02 है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 0.01 आ जाएगा ये 2 बार में, तो 10 के पावर -2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 + 4 × 8 यहाँ भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यार R2 कितना है 4 है, गुने 10 के पावर -2, ठीक है। ये 4 कट जाएगा यहाँ पर। होने क्या वाला है यार, होने क्या वाला है यहाँ पे, चलिए जो भी होने वाला है लिख लेते हैं यार, इतना सोचेंगे बच्चों तो काम ही हो जाएगा यार। 8 + 8 × 16 तो 8.16 हो जाएगा, इंटू में कितना था R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 8.08 इंटू R2 का क्यूब। ये दिख रहा है, ये 2 बार में कट जाएगा, ओके ये हो रहा था, नहीं 2 बार में नहीं कटेगा यार, 2 बार में नहीं कटेगा मैं क्या कर रहा हूँ। R1/R2 का क्यूब करना है तो 816 ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, 808 लिख देते हैं, इंटू R1/R2 का क्यूब है तो 2/4 तो 1/2 1/8 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको कितना आना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के बाद बच्चों यहाँ पे लगता है कि हमने सबसे बड़ा गलती कर दिया है यार। क्या गलती कर दिया है,
अरे यार गलती ये है कि ये हम सरफेस टेंशन है ना टी, तो सरफेस टेंशन पीछे सवाल में दे रखा है आपको, यहाँ पे हम देख ही नहीं है 0.04 है, सरफेस टेंशन का वैल्यू 0.04 है यार, ये दिक्कत हो रहा था। तो ऊपर जो हम लोग टी के जगह पे 8 रख रहे हैं ना, यहाँ पे 0.04 होगा, तो ये कट जाएगा, तो बस 4 बचेगा ऊपर, 4 दूना 8, 8 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए 8 की जगह 0.04 रखना होगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये कट जाएगा तो 8 4 12 हो जाएगा। अच्छा ये गुना नहीं किया है ना, चलिए ठीक है ठीक है। तो इस टाइप से आ जाएगा, ऊपर 16 नीचे 12 आ जाएगा भाई, तो थोड़ा सा गलत हो गया है, 2 बार में कट जाएगा, और ये यहाँ से कट जाएगा आपके पास 6 बार में। यहाँ भी गलती ही कर दिया, क्योंकि हमको R2 ऊपर रखना होगा, इसको ऊपर इसको नीचे, वही तो, क्योंकि हम लोग N2/N1 निकाल रहे हैं, तो इसको ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 12 डिवाइडेड बाई 16 नीचे आ जाएगा, इंटू में R2/R1 का क्यूब हो जाएगा। R2/R1 कितना है, 4/2 का क्यूब हो जाएगा, 12/16 गुने 8, 2 बार में, ये 6 बार में, तो 6 आंसर हो जाएगा बच्चों, 6 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया है हमने, यहाँ पे टेंशन ये है ना भाई 0.04 है, पीछे ही दे रखा है। अब बताते क्यों नहीं बच्चों, बताना चाहिए आपको यार है ना, हम प्रेशर रख दे रहे हैं टेंशन की जगह पे, अलग ही टेंशन हो जाता है। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं यार, काफ़ी ईजी सा सवाल, ये एडवांस का सवाल है बच्चों, आया हुआ था पहले, देखिए क्या बोला जा रहा है। लिक्विड मेडिसिन है, ठीक है, ड्रॉप टाइप का है ना, डेंसिटी रो दे रखा है, आई में डालते हैं ना, आँख में ड्रॉप डालते हैं, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ठीक है, बल्ब एट द टॉप ऑफ द ड्रॉपर इज प्रेस्ड, है ना। अरे यार ड्रॉपर रहता है ना, ऊपर से ऐसे ऐसे करके ऐसे करते हैं तो नीचे गिरता है ड्रॉप, ऊपर दबाते हैं तो प्रेशर बनता है, ड्रॉप फॉर्म्स ओपनिंग ऑफ अ ड्रॉपर, ठीक है। वी विश टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द ड्रॉपर, वी फर्स्ट एज्यूम, जो हम पहले एज्यूम करते हैं, ऑफ द ड्रॉपर इज फाउंड टू ओपनिंग स्फेरिकल, बिल्कुल, जो हम लोग गिराते हैं तो धीरे 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 बड़ा होता जाता है, जो भी ड्रॉप डालते हैं बड़ा होते होते गोल टाइप का शेप ले लेता है, स्फेरिकल, बिकॉज इट रिक्वायर्स द मिनिमम इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, मिनिमम इंक्रीज इन इट्स सरफेस एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। डिटरमाइन द साइज, बोल रहा है डिटरमाइन द साइज, we calculate the net vertical force due to the surface tension T when the radius of dropper is R, ठीक है, the force becomes smaller and the weight of the drop। देखिए बोला जा रहा है जब उसका रेडियस पूरा स्फेरिकल रेडियस बन जाता है ना उस ड्रॉप का, वो R हो जाता है, अगर नेट फोर्स उसके नीचे की तरफ ज़्यादा लग रहा है, उसके सरफेस टेंशन जो वहाँ पे जहाँ पे चू रहा है, जहाँ से उससे ज़्यादा हो गया नेट फोर्स नीचे की तरफ लगने वाला G वाला ग्रेविटी फोर्स, तभी वो गिर जाता है नीचे, सरफेस टेंशन वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। वही बोला जा रहा है कि स्मॉलर देन इट्स वेट, तभी तो गिर जाता है, देन ड्रॉप डिटैच फ्रॉम ड्रॉपर, बिल्कुल वही बात बोल रहा है। सवाल इसके लिए एक सवाल यहाँ पे है, 12 नंबर सवाल बोला जा रहा है, तो रेडियस ऑफ द ओपनिंग ड्रॉपर इज R। देखिए ड्रॉपर किस टाइप का होता है, देखिए पहले ड्रॉपर हम बना देते हैं छोटा सा, ठीक है, इस टाइप का नीचे से मान लेते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो, और यहाँ पे ये ओपनिंग हो, तो यहाँ पे किस टाइप का, इस टाइप का ड्रॉप बना लेगा गोल, ये पूरा ही गोल हो गया भाई, इसी टाइप का तो गोल बनाएगा। यहाँ से चू रहा है बच्चों, जस्ट अब यहाँ से टेंशन हटने वाला है, तो टेंशन जस्ट ही हटेगा तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में। इसका ट्यूब का रेडियस जो दिया हुआ है वो स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर दे रखा है, ठीक है भाई। चलिए इसको बड़ा करके बना लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, है ना, ऐसे तो यार इसको जूम कर देते हैं। जूम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमें दिखेगा इस टाइप का ड्रॉपर, और ये इस टाइप का हमको दिखेगा, है ना, इस टाइप का नीचे तक होगा, वो हम नीचे तक बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। इसका रेडियस कुछ यहाँ तक होगा, तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि रेडियस आर, ठीक है, वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन द ड्रॉपर ऑफ द रेडियस आर, वर्टिकल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑन द ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। वर्टिकल फोर्स क्या होगा, देखिए सरफेस टेंशन के कारण ये ड्रॉप को जस्ट छोड़ रहा होगा, यहाँ पे जस्ट नीचे की तरफ छोड़ रहा होगा, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन बन रहा होगा ना भाई, यहाँ पे ये ड्रॉपर है ना,
तो ड्रॉपर के पास जस्ट यहाँ पे एक ऐसा इस टाइप का सरफेस टेंशन बन रहा होगा। इसका रेडियस स्मॉल आर आपको दे रखा है, ठीक है। और ये जस्ट सरफेस टेंशन के कारण ये इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा। इसको ये इधर की तरफ ऐसे इस टाइप का खींच रहा होगा, है ना बच्चों। सरफेस टेंशन के कारण इधर की तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये जब ऐसे इस टाइप का खींच रहे तो वर्टिकल से एंगल ये थीटा बना रहा है। मान लेते हैं ये ऐसे एंगल, ये वर्टिकल से एंगल ये थीटा बना रहा है। तो ये यहाँ पे गोल है ना, इस टाइप का क्रॉस सेक्शन बन गया है इस ड्रॉपर के रेडियस के कारण। तो इस ड्रॉपर के रेडियस के कारण जो चू रहा है तो ये ऐसे गोल है। तो इस डायरेक्शन इधर की तरफ सरफेस टेंशन, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। तो उस सरफेस टेंशन का इधर इधर वाला कंपोनेंट का कॉस कंपोनेंट लेंगे, कॉस कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कॉस कंपोनेंट इधर, साइन वाला इधर, समझ रहे हैं ना। अगर ये एंगल थीटा माना है, ये भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि हर जगह से बराबर है, इधर इधर से मार रहा है। सबका कॉस वाला ऊपर जुड़ जाएगा और साइन वाला ऐसे ऐसे आ जाएगा, सब चारों तरफ का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ सकते हैं आप। तो इसका इधर है तो ये कॉस वाला इधर आएगा, साइन वाला इधर आएगा। इसका इधर है तो ये कॉस वाला इधर आएगा, साइन वाला इधर आएगा। ये साइन वाला तो कैंसिल आउट हो गया। तो कॉस वाला हर जगह पे जुड़ेगा बच्चों, इधर 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 इधर, है ना। तो पूरा जोड़ देंगे तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ एफ नेट अपवर्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा T1 प्लस T1 कॉस थीटा प्लस T2 कॉस थीटा, ऐसा करके। तो पूरा T कॉस ऑफ थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, T कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं ना, इसको कर लेते हैं भाई। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये रेडियस आपको दे रखा है ना, बड़ा सा रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है भाई। अगर ये बड़ा सा रेडियस आपको कैपिटल आर दे रखा है तो आप इसमें रिलेशन नहीं बता सकते, ये एंगल थीटा है भाई, इस टाइप का हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल ऐसे है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 90 है ना तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब देखा जाए ये एंगल 90 माइनस थीटा है और ये ऐसे रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया बच्चों। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा यार। अब आपको मैं यहाँ पे समझ में आ ही गया। तो यहाँ से ये एंगल थीटा हो गया और ये आर है, ये कैपिटल आर है, तो कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से छोटा वाला आर डिवाइडेड बाई बड़ा वाला आर। तो टी कॉस ऑफ थीटा कर सकते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, अरे यार मैं क्या कर दिया, एक सेकंड बच्चों। हमने पढ़ा है ना कि सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है यार, ठीक है। ये चीज़ तो हमने पढ़ा है बच्चों। तो नेट फोर्स अगर हम ऊपर की तरफ बता रहे हैं, नेट फोर्स बता रहे हैं ना, तो फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ होता है। तो हम यहाँ पे फोर्स का वैल्यू जब लिखेंगे तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ करेंगे। तो हमें बताना है वही नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स जो इस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, ये लेंथ लेंगे, इसका लेंथ लेंगे, है ना, क्योंकि इसी पे हर डायरेक्शन में सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना बच्चों, इसी पे। तो हमको नेट फोर्स लेना है। तो सरफेस टेंशन तो हमने निकाल लिया इतना, तो ये टोटल सरफेस टेंशन है ना, ये अपवर्ड में सरफेस टेंशन है टोटल, ठीक है। लेकिन हमें अगर टोटल फोर्स बताना है, नेट फोर्स बताना है अगर हमको बच्चों, तो वो क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ होता है। तो यहाँ पे टी कॉस ऑफ थीटा है सरफेस टेंशन और लेंथ एल ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा यहाँ पे सरफेस टेंशन कॉस ऑफ थीटा इंटू लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, वो तो टी ही है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया था, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। एल का वैल्यू क्या है बच्चों, ये एल है ना, लेंथ। तो ये इसी लेंथ पे लग रहा है, इसी लेंथ पे तो लग रहा है। तो ये 2 पाई इंटू स्मॉल आर है, 2 पाई इंटू स्मॉल आर, साफ साफ दिख रहा है। 2 पाई आर स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर है आंसर में, यही तो है ना बच्चों, यही तो है। दूसरा सवाल बोला जा रहा है, रेडियस दे दिया, रो दे दिया, जी दे दिया, टी दे दिया। रेडियस ऑफ द ड्रॉप व्हेन इट डस्ट डिटैच द ड्रॉप और इज अप्रॉक्सीमेटली। अगर ये जस्ट ड्रॉप को एग्जिट करता है, देखिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं यार, क्योंकि बार बार करने से कोई फायदा नहीं है।
है ना बच्चों। इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। कॉपी हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर सवाल में आपको क्या बोला जा रहा है? दूसरा नंबर ये जो सवाल है इसमें आपको बोला जा रहा है, ये सब चीज़ें दे रखा है। तो रेडियस ऑफ ड्रॉप मतलब कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा? जस्ट डिटैच हो जाएगा। जस्ट मतलब यहाँ से ये छूट जाएगा, यहाँ से छूट जाएगा। तब क्या होगा? तब जब ये यहाँ से जस्ट छूटेगा तो यहाँ का लगने वाला जस्ट सरफेस टेंशन ऊपर वाला इसके एम को इक्वल कर देगा, तभी तो जस्ट छूटेगा। जस्ट छूटने के पहले भी आप सोच सकते हैं। तो लिमिटिंग केस में क्या हो जाएगा? जस्ट छूट रहा है तो ऊपर वाला लगने वाला कितना था सरफेस टेंशन? नेट फोर्स ऊपर कितना लग रहा था? नेट फोर्स ये था, एक सेकंड में इसको इधर ले आया ये था नेट फोर्स, ठीक है। 2πr² T/r। अपवर्ड की तरफ ये लग रहा है और नेट फोर्स डाउनवर्ड की तरफ देख लेंगे तो अपवर्ड की तरफ ये था 2πr² T/r इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाला कितना फोर्स है? mg था। तो mg का वैल्यू रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास लिख सकते हैं इंटू जी। तो डेंसिटी का वैल्यू लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब रो भी जी, इस टाइप का, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रिया 4π 2π यहाँ पे 2 बार में काट देगा। यहाँ पे हमें कैपिटल आर का वैल्यू बताना है, आर क्यूब का तो कितना हो जाएगा? स्मॉल आर स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई, अच्छा आर के पावर 4 हो जाएगा, नहीं आर के पावर 4 हो जाएगा इधर जाएगा तो, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। रो जी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आर के पावर 4 आएगा यहाँ पे। 3 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या है? स्मॉल आर स्क्वायर है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 25 गुने 10 के पावर -8 हो जाएगा। सरफेस टेंशन कितना है बच्चों? 11 इंटू 10⁻² है। 2 रो डेंसिटी कितना है बच्चों? 10 के पावर 3 है। जी 10 है, ठीक है भाई। 10 के पावर -4, 10 के पावर -14 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? बताइए ना, बताइए ना। 25 या 75, 75 75 कर देंगे अगर हम ऐसे। 5 7 5 12 2 हासिल 1 8 हो जाएगा। 825 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 14। ये आर के पावर 4 है बच्चों, हमको आर निकालना है, समझिएगा। ये लगभग कितना बार में कट रहा है भाई? काटना ही क्यों है? हमको आंसर चाहिए 10 के पावर -3 के फॉर्म में। अगर यहाँ पे 16 हो जाए, 10 के पावर -16 हो जाए तो इसको नहीं लिख सकते 10 के पावर -4 के पावर 4, ठीक है। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 ही ठीक रहेगा क्योंकि आर के पावर 4 है। तो 10 के पावर -2 और नीचे भी 10 के पावर -2 से गुना कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। तो 10 के पावर -4 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 825 पे 00 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। काट दीजिए बच्चों, 4 1 2 5 0, यही तो हो जाएगा। तो इसके पावर में 1/4 करना है, समझिएगा। 10 के पावर 4 क्या होता है? 1 पे 4 0 होता है। अगर 10 रहता 10 के पावर 4 तो यहाँ पे 4 0 होता, लेकिन उससे ज़्यादा है, मतलब 10 से वैल्यू ज़्यादा ही आएगा। 10 से ज़्यादा मतलब कितना यार? 14 हो सकता है, हाँ। क्योंकि 20 भी करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 20 के पावर में 16 हो जाएगा, 16 पे 4 0 हो जाएगा, तो उस ये तो बड़ा हो जाएगा, तो ये छोटा है उससे। तो मतलब 10 से 20 के बीच में 14 होना चाहिए, अब 14 हमें ऑप्शन में दिख रहा है। और अगर ये 14 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इसका वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 14 आ गया तो ठीक है, यहाँ पे 14 लिख दिया। और यहाँ पे 10 के पावर -3 किया हुआ है हर जगह पे, तो एक यहाँ पे आ जाएगा तो 1.4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.4 लगभग यही ऑप्शन है, इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि
वाटर ड्रॉप डिटेच द सरफेस एनर्जी क्या होगा, जब वाटर ड्रॉप ऊपर से गिर गया बच्चों, तीसरा केस में है, जब ऊपर से गिर ये गया भाई, गिर गया तो हम मानते हैं कि सरफेस गोल हो गया होगा, तो सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया होता है। जब ऊपर से गिर गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गिर ही गया तो क्या दिक्कत है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया क्या हो जाएगा, इसका रेडियस आर है तो 4πr² हो जाएगा। सरफेस टेंशन आपको पता चल ही गया है, सरफेस टेंशन पता चला है कि नहीं, यहाँ दे रखा है ना सरफेस टेंशन 0.01 0.11 है, 4π इंटू कैपिटल R², कैपिटल R का वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ पे 1.4 इंटू 10⁻³ -3 है होल स्क्वायर। चाहे तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा भाई, कितना आएगा, आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, मैं कितना करूँ कैलकुलेट भाई, चलिए कर ही देता हूँ। 11 इंटू 4 इंटू 22/7 होता है ना पाई का वैल्यू, 10⁻⁻2 और 10⁻⁻6 10⁻⁻8 हो जाएगा, और 14 है ना, तो ये 10⁻⁻2 और ऐड कर लीजिए, और यहाँ पे 14 × 14 रहने दीजिए, ठीक है। कितना आ रहा है ये, 7 × 14, कितना आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है, 88 × 22 × 14 इंटू 10⁻⁻10 आ रहा है भाई। 10⁻⁻6 में लाना है तो फिर इसको गुना करके कर दीजिएगा, आप लोग गुना करके कर दीजिएगा, है ना। 8 दूना 16, 8 दूना 16 हासिल है, 8 दूना 16 17, ये तो इतना ही बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 13 की 3 हासिल है, 8 1 9, ठीक है। और 14 से फिर से गुना कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, 6 जगह 24 की 4 हासिल 2, 12 14 की 4 हासिल 1, 36 37 की 7 हासिल 3, 4 3 7, 1936, तो फिर से आ जाएगा, तो 4 6 4 10 की 0 हासिल 1, 10 1 11 हासिल 1, 16 17 के 7 हासिल 1 2, ठीक है। तो इतना अगर 10⁻⁻6 में है तो 2.7 के आसपास आना चाहिए आंसर, है तो आंसर 2.7, ये आंसर हो गया। आई थिंक क्लियर होगा यार, यहाँ तक आने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ सवाल हम लोग कर लिए हैं, तीनों सवाल, ठीक है, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, कर सकते हैं, एडवांस का सवाल था। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों मिलेगा आपको बड़ा वाला थैंक यू, मिलेंगे आगे यार, तब तक के लिए ओके बाय। कर लेना, खुद से एक सवाल करना है, ठीक है।